द बिहार स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। वो हिस्सा जो देश का सबसे पुराना, सबसे मजबूत हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार। जी हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, वो इसे सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं दिखाते, नहीं, बल्कि भारत की नदियों, खनिजों और यहाँ तक कि इतिहास की बुनियाद के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये भारत का एक तरह से प्राचीन हृदय है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा पठार कहाँ है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन पठारों की बनावट ने मतलब कैसे इस देश की किस्मत तय की है। अच्छा, तो ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं होगी, ये एक कहानी होगी कि जमीन कैसे जिंदगी को आकार देती है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम पठार या प्लेटो कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये पहाड़ से अलग कैसे होता है? मेरे दिमाग में तो बस एक ऊंची सी सपाट जमीन की तस्वीर आती है। और वो तस्वीर बिल्कुल सही है। सरल भाषा में समझिए, पठार और पहाड़ दोनों ही आसपास की जमीन से ऊंचे होते हैं। ठीक है। फर्क सिर्फ चोटी का है। पहाड़ की चोटी नुकीली होती है, एक शिखर होता है। हाँ। जबकि पठार ऊपर से काफी हद तक सपाट, किसी मेज या टेबल टॉप जैसा होता है। अच्छा, इसीलिए टेबल लैंड भी कहते हैं इसे। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक उठी हुई समतल भूमि है। अब आते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर। मैंने सुना है इसका आकार और ढलान बहुत खास है, जो पूरे दक्षिण भारत के नदी तंत्र को कंट्रोल करता है। आपने सबसे जरूरी बात पकड़ ली। इसका आकार एक विशाल उल्टे त्रिभुज जैसा है। उल्टा त्रिभुज? हाँ, जिसका निचला कोना मतलब शीर्ष कन्याकुमारी में है। अच्छा। और ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प कहानी जो है वो इसके ढलान में छुपी है। ढलान में? जी, इसका सामान्य झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। अच्छा, और इसका सबूत हमें नदियों से मिलता है ना? हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब विशाल नदियां। ये सभी पठार के पश्चिमी हिस्से से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जी, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये नदियां ही हमें पठार के झुकाव की कहानी सुनाती हैं। लेकिन कुछ नदियां तो मतलब इस नियम को तोड़ती हैं, वो उल्टी दिशा में बहती हैं, पश्चिम की ओर। उनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, नमस्ते। हाँ, ये बागी नदियां हैं और नमस्ते वाली ट्रिक तो बहुत काम की है। न से नर्मदा, मा से माही, सा से साबरमती और ते से तापी। बिल्कुल, ते से तापी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहकर अरब सागर में गिरती हैं। पर ऐसा क्यों कर पाती हैं ये? वो इसलिए क्योंकि ये पठार के ढलान पर नहीं बल्कि भ्रंश घाटियों में बहती हैं। मतलब जमीन में जो दरारें पछलाती हैं उनमें। समझ गया। तो ये पूरा इलाका किसी एक पठार से नहीं बना है? नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे पठारों को मिला के बना है। तो क्यों ना एक सफर पर निकला जाए और कुछ खास पठारों को करीब से देखा जाए। जरूर। शुरुआत कहाँ से करें? चलिए शुरुआत करते हैं मारवाड़ के पठार से। ठीक है। ये पूर्वी राजस्थान में है। इसकी खासियत यह है कि इसके पश्चिम में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली खड़ी है। अरावली? जी, अरावली एक तरह से सीमा बनाती है मारवाड़ के मैदान और इस पठार के बीच। अरावली का जिक्र आया है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। आज तो ये दिल्ली के पास बस छोटी छोटी पहाड़ियों जैसी दिखती हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। ये बात हैरान कर देने वाली है। आज जो अरावली हमें एक घिसी पिटी अवशिष्ट पर्वत यानी रेलिक्ट माउंटेन के तौर पर दिखती है, वो करोड़ों साल पहले आज के हिमालय से भी विशाल और ऊंची हुआ करती थी। सच में? हिमालय से भी ऊंची? जी हाँ। लाखों सालों की हवा और पानी की मार ने उसे घिसकर आज जैसा बना दिया है। ये एक विशाल पर्वत का कह सकते हैं बूढ़ा हो चुका कंकाल है। वाह, ये सोचना ही कमाल का है। चलिए मारवाड़ से थोड़ा पूरब की ओर बढ़ते हैं। अगला पड़ाव है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। इस इलाके का नाम आते ही मेरे मन में एक सूखा, कटा फटा और मुश्किल इलाका आता है। इसकी वजह क्या यहीं की जमीन में छिपी है? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह सीधे तौर पर यहाँ की भूगर्भिक बनावट है। बुंदेलखंड जो है वो ग्रेनाइट और नीस जैसी बेहद कठोर पुरानी चट्टानों पर बसा है। अच्छा। आप सोचिए, ये चट्टानें धरती की सबसे पुरानी हड्डियों जैसी हैं। ये आसानी से टूटकर उपजाऊ मिट्टी नहीं बनाती। एक मिनट, आपने कहा कि यहाँ बेतवा और केन जैसी नदियां हैं? जी हैं। मुझे तो लगता था कि नदियां जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। यहाँ उल्टा कैसे हो गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आमतौर पर नदियां मिट्टी बिछाकर मैदान बनाती हैं। सही। लेकिन बुंदेलखंड में
क्योंकि जमीन पहले से ही बहुत कठोर है और मिट्टी की परत पतली है, तो नदियों का तेज बहाव उस बची खुची मिट्टी को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। ओहो, मतलब जो है भी वो भी चली जाती है। हाँ, इससे जमीन और कट-फट जाती है। इसे गली इरोजन कहते हैं। इसी वजह से ये इलाका खेती के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया है। समझ गया। अब चलते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे मशहूर पठार की ओर, दक्कन का पठार। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत के कपड़ा उद्योग की नींव रखी थी। ये कैसे हुआ? दक्कन की कहानी शुरू होती है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से? जी। करोड़ों साल पहले यहाँ हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से लावा की मोटी मोटी परतें बिछ गईं। समय के साथ यही लावा वाली बेसॉल्ट चट्टानें टूटीं और उससे बनी काली मिट्टी, जिसे रेगूर भी कहते हैं। बिल्कुल, जिसे रेगूर भी कहते हैं। और यही काली मिट्टी कपास के लिए जादू का काम करती है। हाँ, बिल्कुल। इस काली मिट्टी की खासियत ये है कि ये नमी को बहुत अच्छी तरह सोख कर रखती है। अच्छा, भारत जैसे देश में जहाँ खेती मॉनसून पर निर्भर है, ये गुण किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा। और कपास जैसी प्यासी फसल के लिए ये मिट्टी एकदम परफेक्ट है। अच्छा। यही वजह है कि ये इलाका सदियों से भारत के कपास और कपड़ा उद्योग का दिल रहा है। वाह। तो देखिए कैसे एक भूगर्भिक घटना ने एक पूरी अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया। ये कनेक्शन वाकई कमाल का है। अब अगर दक्कन के पठार कपास के लिए जाना जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार भारत के खजाने के तौर पर मशहूर है। ऐसा क्यों? छोटे नागपुर पठार, जो ज्यादातर झारखंड में है, वो भारत का मिनरल हार्टलैंड है। मिनरल हॉटलैंड? जी। इसकी जमीन के नीचे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिजों का भंडार है। इसकी वजह है यहाँ पाई जाने वाली गोंडवाना चट्टानें। ये वो प्राचीन चट्टानें हैं जिनमें लाखों साल पहले घने जंगल दब गए थे। और वही पेड़ आज हमें कोयले के रूप में मिलते हैं। बिल्कुल सही। और दामोदर नदी का यहाँ क्या रोल है? दामोदर नदी इस पठार के बीच से बहती है। हाँ। और इसे 2 हिस्सों में बांट देती है, उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची पठार। अच्छा। लेकिन दामोदर को पहले बंगाल का शोक भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि ये बाढ़ लाती थी। जी। पर आज इस पर बने बांधों ने इसे भारत की औद्योगिक जरूरतें पूरी करने वाली एक लाइफलाइन बना दिया है। पठारों के सफर में एक आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो बाकियों से थोड़ा अलग थलग है। मेघालय का पठार। हाँ। ये मुख्य भारतीय प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ क्यों नहीं दिखता? ये एक बहुत ही दिलचस्प भूगर्भिक कहानी है। मेघालय का पठार असल में प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा था। क्या बात कर रही हैं? जी। लेकिन करोड़ों साल पहले जमीन में हलचल हुई और इन दोनों के बीच की जमीन नीचे धंस गई। इससे एक गैप बन गया जिसे गारो राजमहल गैप कहते हैं। गारो राजमहल गैप? हाँ। बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने इस गैप को मिट्टी से भर दिया। अच्छा। तो आज मेघालय का पठार हमें अलग दिखता है, लेकिन जियोलॉजिकली ये उसी प्राचीन भूमि का एक खोया हुआ टुकड़ा है। वाह। तो एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। अब इन पठारों को समझने के बाद इनके किनारों पर आते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट। ये दोनों दक्कन के पठार के दोनों ओर संतरियों की तरह खड़े हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। पश्चिमी घाट, जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं, हाँ, सह्याद्री, वो एक मजबूत लगातार चलने वाली दीवार की तरह है। यह तापी नदी के दक्षिण से शुरू होकर कन्याकुमारी तक बिना रुके चलता है। बहुत ऊंचा है और इसे पार करना मुश्किल है। और इसी वजह से यहाँ दर्रे यानी पास इतने जरूरी हो जाते हैं, जैसे थाल घाट और भोर घाट। सही कहा। अगर आपने कभी मुंबई से पुणे ट्रेन का सफर किया हो? हाँ, किया है। तो भोर घाट से गुजरते हुए आप असल में दक्कन के पठार की उस विशाल दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। ये दर्रे ही हैं जो पश्चिमी तट को पठार के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। अच्छा। थाल घाट मुंबई को नासिक से, भोर घाट मुंबई को पुणे से और दक्षिण में पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अब अगर पश्चिमी घाट एक मजबूत दीवार है, तो पूर्वी घाट कैसा है? पूर्वी घाट इसके ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, ये एक टूटी फूटी, कटी फटी और नीची पहाड़ियों की श्रृंखला है। ये असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इसे सदियों से काट काट कर अपना रास्ता बनाया है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंची हैं। और इस अंतर का क्या कोई बड़ा असर होता है? बहुत बड़ा असर होता है। कैसे? चूंकि पश्चिमी घाट एक दीवार है, वहां की नदियां छोटी और तेज होती हैं, वो बड़े डेल्टा नहीं बना पाती। वहीं पूर्वी घाट कटा फटा है,
तो नदियां आराम से बहती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी जमा करके पूर्वी तट पर बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और इन दोनों घाटों की सबसे ऊंची चोटियों में भी काफी फर्क है। हाँ, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो करीब 1501 मीटर ऊंची है। 1501 मीटर? जी, लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ पश्चिमी घाट की ही नहीं, बल्कि हिमालय के दक्षिण में पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, ये दोनों घाट कहीं मिलते भी हैं या नहीं? हाँ, और वो जगह बहुत खूबसूरत है। ये दोनों घाट दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर आके मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स पर? जी, नीलगिरी यानी ब्लू माउंटेन्स वो जगह है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। एक शानदार जंक्शन पॉइंट है। बहुत बढ़िया। पठार हो गए, घाट हो गए, अब आते हैं मध्य भारत की उन पर्वत श्रृंखलाओं पर जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती हैं, विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य श्रृंखला को जल विभाजक क्यों कहते हैं? जल विभाजक या वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। विंध्य श्रृंखला को आप भारत के बीचों बीच बनी एक छत की ढलान की तरह समझिए। अच्छा। इस छत के उत्तरी ढलान पर गिरने वाला बारिश का पानी बहकर गंगा नदी सिस्टम में चला जाता है। ठीक है। और दक्षिणी ढलान पर गिरने वाला पानी दक्षिण की नदियों जैसे नर्मदा में जाता है। अच्छा। इस तरह ये एक अकेली पर्वत श्रृंखला हजारों नदियों की किस्मत तय करती है कि वो उत्तर की ओर बहेंगी या दक्षिण की ओर। और सतपुड़ा का क्या महत्व है? इसके नाम में इसका मतलब छिपा है। बिल्कुल, सतपुड़ा यानी 7 पर्वतों की श्रृंखला। ये नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है और ये भी एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। और खास बात यह है कि विंध्य और सतपान श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम मैकाल रेंज करती है। ये पूरी चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। चलिए हमारे श्रोताओं के लिए एक बार मुख्य बातों को तेजी से दोहरा लेते हैं। जरूर। पहली बात, प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन 4 बागी नदियां नर्मदा, माही, साबरमती और तापी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दक्कन का पठार ज्वालामुखी के लावे से बनी बेसॉल्ट चट्टानों से बना है, जहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए मशहूर है। और भारत का खनिजों का खजाना छोटा नागपुर के पठार में छिपा है। पश्चिमी घाट एक मजबूत दीवार की तरह है, जबकि पूर्वी घाट टूटा फूटा और कटा हुआ है। और ये दोनों मिलते हैं खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो पश्चिमी घाट में है। और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली अब एक घिसे हुए रेलिक्ट पर्वत का उदाहरण है। और आखिर में विंध्य श्रृंखला भारत के सबसे बड़े जल विभाजक का काम करती है। आज हमने प्रायद्वीपीय भारत को सिर्फ नक्शे पर नहीं देखा, बल्कि उसकी आत्मा को समझने की कोशिश की है। ये सारे तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं और एक बड़ी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। कभी सोचिएगा कि इन प्राचीन पठारों और पहाड़ों ने न केवल भारत की नदियों और मानसून को आकार दिया है, बल्कि हजारों सालों से यहाँ की सभ्यताओं, साम्राज्यों और व्यापार के रास्तों को कैसे प्रभावित किया होगा। अच्छा। दक्कन का पठार पार करना हमेशा से मुश्किल रहा। क्या इसी वजह से उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियां इतनी अलग विकसित हुईं? भूगोल और इतिहास यहाँ एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए द बिहार स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।